दोस्तों नमस्कार। तो अभी 3 वीडियो में हम लोगों ने पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम शैली, इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। दोस्तों बीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कला और संस्कृति में यही 3 प्रश्न हैं, यही 3 टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अन्य की बात करें जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकारी और टिकुली चित्रकला। ठीक है, तो इनके बारे में अभी तक सीधे सीधे प्रश्न जो है नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर जिस तरह के चेंजेज हो रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम्स में, तो हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। या अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछे कि बिहार के कला और संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो अगर आपको इस तरह के जो है कुछ प्रश्न मिले तो आप ज़रूर जो है इन टॉपिक का है उसमें उल्लेख कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मधुबनी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला और टिकुली चित्रकला के बारे में एक साथ समग्रता से पढ़ते हैं। हम लोग संक्षेप में ही पढ़ते हैं, ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये देखें चूँकि हम लोग 7 नंबर 8 नंबर को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए, तो हमारी कला यात्रा में हम लोग पढ़ने वाले हैं मधुबनी चित्रकला, जिसमें हम पढ़ेंगे परिचय और उद्भव, सब प्रमुख प्रकार और विशेषताओं को पढ़ेंगे, आधुनिक परिदृश्य और कलाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे तो मधुबनी चित्रकला के बारे में। फिर मंजूषा चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग क्षेत्र की कथा आधारित कला है किस प्रकार से मंजूषा, और मधुबनी से प्रमुख अंतर किस प्रकार का है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। और टिकुली कला पटना की 800 वर्ष पुरानी शिल्प है और निर्माण की जटिल प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो ये टिकुली कला के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए, तो किस प्रकार से भौगोलिक रूप से भौगोलिक मानचित्र के आधार पर यहाँ बताया गया है कि मधुबनी चित्रकला का जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, जो मिथिला का जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है मधुबनी चित्रकला। ठीक है, मंजूषा चित्रकला की बात करें तो भागलपुर और बांका की तरफ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अंग प्रदेश में, तो ये मंजूषा चित्रकला देखने को मिलती है। और टिकुली कला जो खासकर पटना और उसके आसपास के इलाके से संबंधित है तो ये है। तो यह मानचित्र क्या है, बिहार की कलात्मक विविधता को दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक कला अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला के विषय में। ठीक है, और ये जो आप चित्रकारी देख रहे हैं यहाँ पर मधुबनी चित्रकला के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, मिथिला की दीवारों से दुनिया के कैनवास तक, और यहाँ पर दुनिया के कैनवास तक लिखा है, मतलब कि अभी तक जितनी भी कला रूप हमने पढ़ी, ठीक है, किसी के विषय में हमने दुनिया के कैनवास तक नहीं देखा। ये मधुबनी चित्रकला है जो दुनिया के कैनवास तक पहुँची है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर जो है हमने टाइटल रखा है। तो आइए देख लेते हैं मधुबनी चित्रकला परिचय और पहचान। तो गौरवशाली परंपरा के विषय में बिहार की समृद्ध कला और संस्कृति में इसका प्रमुख स्थान है। क्षेत्र देखें तो दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में प्रचलित था। ठीक है, और ये कहें कि महिला प्रधान कला है, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रचलित एक लोक चित्रकला है। अभी हमने पटना कलम शैली के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या लिखा गया था कि यह पुरुष प्रधान शैली है। ठीक है, और मधुबनी चित्रकला को देखें तो ये महिला प्रधान शैली है। ठीक है, तो अगर एक अंतर यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद देखें तो मधुबनी चित्रकला पर्यावरण संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इसकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है। ठीक है, वैश्विक पहचान की बात करें तो W.C. आर्चर ने इसे दुनिया के सामने लाने का इसे श्रेय दिया जाता है। ऐतिहासिक जड़ों की बात करें तो इसका इतिहास श्री राम और सीता के विवाह से संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो ये है। तो मधुबनी चित्रकला के 3 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, ये आपको जो सबसे ज़रूरी बात है यही है, मधुबनी चित्रकला के 3 प्रमुख प्रकार किस प्रकार के हैं। तो एक तो होता है भित्ति चित्र, मतलब जो वॉल पेंटिंग। ठीक है, हम लोग भी अपना देखते थे, जैसे नागपंचमी के समय, छठ पूजा के समय, चूँकि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में संबंधित हूँ तो ये मिथिला का ही इलाका है, तो यहाँ से कुछ न कुछ इसके जो है रूप हम लोग को ज़रूर देखने को बचपन से ही मिली है। तो हम लोग भी देखते थे पहले
दीवार पर, जो पहले भित्ति का घर हुआ करता था, मिट्टी का घर हुआ करता था, तो दीवार पर वो तो इस तरह का तो मतलब नहीं था कि अभी कंक्रीट और सीमेंट और इस तरह का प्लास्टर वगैरह ऐसा कुछ या दीवार पर बनाए जाते थे। तो रंग और जो है चूने से लेकर के जो है वो बनता था इस तरह से। तो वॉल पेंटिंग जो है हमने भी देखा है। तो देखिए, तो घरों की सजावट के लिए दीवारों, विशेषकर कोहबर, ठीक है, कोहबर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए कि विवाह के बाद जो है वर और वधू को रहने के लिए कोहबर घर तैयार किया जाता है। तो कोहबर की सजावट के लिए जो है ये मिथिला पेंटिंग या मिथिला चित्रकारी, मधुबनी चित्रकारी जो है की जाती थी दीवारों पर, ठीक है। और वहाँ पर जो विषय होते थे वो राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, ठीक है। और प्रतीक क्या है? सिंह, हाथी घोड़ा, ठीक है। सिंह जो होते थे वो शक्ति के परिचायक होते थे। हाथी घोड़ा जो है वो ऐश्वर्य के, और सूर्य चंद्र जो है वो दीर्घायु होने के परिचायक हैं, ठीक है। ये भित्ति चित्र। तो अभी ये जो है इसका सबसे प्रारंभिक रूप है, ठीक है। इसलिए ये इतिहास में अगर देखा जाए तो मधुबनी चित्रकला का जो इतिहास है वो भित्ति चित्रकारी से ही प्रारंभ होता है, ऐसा माने। इसके बाद दूसरा देखें तो अरिपन, फ्लोर पेंटिंग, ठीक है, जो कि आप अभी रंगोली वगैरह इस समय देखते हैं। तो इसका विवरण में देखें तो महिलाओं द्वारा घर के आंगन या चौखट के सामने जो है यह बनाया जाता था, ठीक है। सामग्री में क्या है कि पीसे हुए चावल में पानी मिला करके इसका लेप बनाते थे। तो और इस प्रकार से अरिपन किया जाता था। आज भी जब आप छठ पूजा देखते होंगे, छठ पूजा में, तो आप गौर कीजिएगा कि रात में सांध्य अर्घ, संझिया घाट होता है, संझिया घाट के रात में जाके देखिएगा, मैंने पहला दिन, छठ पूजा के पहला दिन, जब घाट पर से आप लेके आते हैं डाला, ठीक है, तो डाला लेके घर में रखते हैं गोसाई घर में, और गोसाई घर के बाद जब आंगन में आप लेके जाते हैं तो मम्मी लोग क्या करती है, अरिपन करती है। वहाँ पर जो है वो पिठार बोलते हैं, चावल का घोर करके जो है उससे बनाते हैं वो पिठार। वो पिठार से जो है अपना वो वहाँ पर अरिपन बना देते हैं, और उसके बाद जो है वो डाला को वहाँ रख जाता है, डाला जगाते हैं लोग, ठीक है। उस पर सामा चकेवा, उसी बीच में बच्चे खेलते हैं, ठीक है, महिलाएं बहनें खेलती थी। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो अरिपन क्या जाता था, विवरण में देखें तो महिलाओं द्वारा घर के आंगन या चौखट के सामने बनाया जाता था, और पीसे हुए चावल में पानी मिलाकर जो है इसका लेप तैयार करके ऐसा बनाया था अरिपन को, ठीक है। और जो सबसे फेमस जो आज के डेट में है वो है पटचित्र, यानी पेंटिंग ऑन कैनवास और पेपर, ठीक है। तो विवरण में देखें तो कागज या कपड़े पर व्यावसायिक उद्देश्य से ये बनाए जाते थे। शैली की बात करें तो शारीरिक सौंदर्य के बजाय व्यक्ति के भेद यानी कि सार को अंकित करने पर इसमें ध्यान दिया जाता था, ठीक है। तो शैली, तकनीक और विषय वस्तु को देखें तो सांकेतिक स्वरूप में वस्तुओं का यथार्थवादी चित्रण नहीं बल्कि सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। चित्रण उपकरण में देखें तो चित्र अंगुलियों या बांस की कूंची, तुलिका से बनाए जाते हैं। बारीकी का अभाव है, पटना कलम जैसी जो है नक्काशी एवं बारीकी की कमी झलकती है। रंग की बात करें तो स्वदेशी व स्वर निर्मित प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसकी जो है प्रमुख विशेषता है। विषय अगर देखें तो शादी विवाह, पर्व त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज और पौराणिक कथाएं, जिसमें कि राम सीता प्रमुख विषय देखने को मिलती है, ठीक है। और मधुबनी का जो आधुनिक परिदृश्य और प्रभाव देखें तो प्रमुख कलाकारों में सीता देवी, गंगा देवी, बुआ देवी, गोदावरी दत्ता, पद्मश्री जगदम्बा देवी, सत्यनारायण लालकर्ण, भारती दयाल, कौशल्या देवी, ये सभी जो है आप देखेंगे। और समकालीन प्रासंगिकता की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन जापान में शशि कला देवी की प्रदर्शनी और टोकामाची शहर में एक संग्रहालय में जो है यह दिखाया गया ये मधुबनी पेंटिंग को। फिर व्यावसायिक उपयोग देखें तो कपड़ों, विशेषकर शॉल व साड़ियों पर मधुबनी पेंटिंग की भारी मांग। अभी आपको पता होगा कि इस बार जो बजट पेश की थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, तो उनको जो है वो मधुबनी पेंट देखिएगा, मधुबनी चित्रकारी जो है उस साड़ी पर की गई थी, और उन्होंने जो है वो बजट पेश किया था। तो ये अपने आप में बिहार के लिए और मधुबनी चित्रकारी के लिए गौरव का विषय है, ठीक है। तो ये व्यावसायिक उपयोग इसका आजकल तो काफ़ी फेमस है। सरकारी पहल जो है देखें तो भारतीय रेल द्वारा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और मधुबनी रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया, ठीक है। रोजगार सृजन की बात करें तो स्थानीय कलाकारों को रोजगार प्रदान कर रही है और भारी मात्रा में कर रही है। अभी तो कोर्स वगैरह भी चलाए जा रहे हैं मधुबनी चित्रकारी में। तो अभी तक जितने भी चित्रकला की हम लोगों ने पद्धति पढ़ी या कोई भी कला के बारे में पढ़ा, तो इसमें सबसे जो मैंने अभी जो वर्तमान में जिसका काफ़ी अच्छा दिन चल रहा है वो मधुबनी चित्रकारी की ही है, ठीक है।
तो ये मधुबनी चित्रकारी के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं मंजूषा चित्रकला। ठीक है, ये एकमात्र लोक कला जो कहानी कहती है। आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से अगर देखें तब जाके पता चलता है कि ये जो है ये मंजूषा चित्रकारी यहाँ पर बनाई गई है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये मिथिला पेंटिंग ही यानी मधुबनी चित्रकला ही है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो अंतर क्या है, और ये आप कहानी जो है आप ज़रूर सुने होइएगा, नहीं सुने तो ज़रूर सुन लीजिए। बिहुला बिसहरी की गाथा है इसमें, क्योंकि समय कम है तो हम उसी हिसाब से आपको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो कहानी तो हम यहाँ नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप ज़रूर बिहुला बिसहरी की कहानी जो है आप सुनिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मंजूषा बनाया क्यों जाता है। ठीक है, तब आप अच्छे ढंग से और लिख पाइएगा। ठीक है, तो बिहुला बिसहरी की गाथा, और इसी गाथा को लेकर के जो है ये चित्रकारी पूरी तरह से उस गाथा को ही समर्पित ये मंजूषा बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका मूल क्या है, बिहार के भागलपुर क्षेत्र जो है अंग से संबंधित है। अवसर, ये लोक त्यौहार बिहुला बिसहरी पूजा के दौरान बनाए जाने वाला चित्र है। आप देखिएगा बिहुला उत्सव, ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि बिहुला उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन था भागलपुर। तो मतलब ये आप समझे कि भागलपुर के क्षेत्र में जो है बिहुला उत्सव होता है, और उस बिहुला उत्सव के दौरान जो है यह मंजूषा चित्रकारी की जाती है। ठीक है, तो एक कहानी भी। ठीक है, तो क्रमिक चित्रण देखें तो भारत की एकमात्र लोक कला जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। मुख्य आकृति देखें तो इसमें मुख्यतः नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। विशिष्ट शैली, स्त्री पुरुष के चेहरे का सिर्फ एक भाग जो है दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, सीमित रंग, केवल 3 रंगों का ही प्रयोग होता है, लाल, हरा और पीला। ये भी अच्छी बात है यहाँ पर दोनों को अंतर समझने में। अब हम लोग देख लेते हैं मधुबनी बनाम मंजूषा चित्रकारी एक तुलनात्मक विश्लेषण। तो मधुबनी चित्रकला जो है इसका क्षेत्र देखें तो मिथिला क्षेत्र है मधुबनी चित्रकला का, जबकि मंजूषा चित्रकला का अंग क्षेत्र है। रंग में देखें तो विविध रंगों का प्रयोग हुआ है, लेकिन मंजूषा चित्रकारी में केवल 3 रंग लाल, हरा और पीला रंग का प्रयोग हुआ है। मधुबनी चित्रकला के विषय को देखें तो मुख्यतः धार्मिक विषय है, जिसमें कि रामायण, कृष्ण लीला इत्यादि से संबंधित है, जबकि मंजूषा चित्रकारी के जो विषय है उसमें बिहुला बिसहरी लोक कथा पर आधारित जो है कहानी कहती है। मधुबनी चित्रकला में प्रकृति देखें तो डिजाइन ओरिएंटेड है, और मंजूषा चित्रकारी में जो है वो कहानी पर आधारित है। मधुबनी चित्रकारी में किनारी यानी कि बॉर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और मंजूषा चित्रकारी में क्या है, अनिवार्य प्रयोग जो है बॉर्डर का होता है। तो ये एक अंतर है, तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, इसे देखें। तो हमने मधुबनी चित्रकारी को पढ़ा, मंजूषा चित्रकारी को पढ़ा। अब एक छोटा सा जस्ट परिचय है इसका, टिकुली कला, इसे पढ़ लेते हैं। पटना का 800 वर्षों से भी अधिक पुराना जो है यह शिल्प है टिकुली कला। तो इसे देखते हैं, टिकुली बिंदी से कला तक का क्या सफ़र रहा है। ऐतिहासिक महत्व देखें तो परिभाषा में देखें तो टिकुली शब्द स्थानीय रूप से बिंदी के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे महिलाएं जो है अपनी भौहों के बीच यानी कि माथे के बीच जो है, ठीक है, माथे के बीच जो है यहाँ पर बिंदी जो है वो लगाती है। ठीक है, तो ये है, ये बिंदी जो है लगाती है। उत्पत्ति देखें तो इस चित्रकला की उत्पत्ति बिहार के पटना से हुई थी। ठीक है, इतिहास इसका 800 वर्षों से भी अधिक पुराना है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखें तो कच्चा माल MDF बोर्ड और प्राकृतिक रंगों से प्राप्त होता है। आजीविका का स्रोत देखें तो पटना शहर के दीघा, दानापुर और गाय घाट मोहल्लों में लगभग 300 से 500 कारीगर परिवारों को नियमित जो है यह आजीविका प्रदान करता है, यह टिकुली बिंदी जो है कला। ठीक है, तो टिकुली निर्माण प्रक्रिया और श्रम और धैर्य का परिणाम है। कैसे देखें तो डिजाइन पहले की जाती है, मोटे हस्त निर्मित कागज या हार्ड बोर्ड पर डिजाइन बनाए जाते हैं। विषय राधा कृष्ण लोक कथाएं जो भी है। इसके बाद सतह की तैयारी होती है, बोर्ड को आकार में काटना, इनामेल की 4-5 परतें चढ़ाना और सैंड पेपर से रगड़ना। ठीक है, ये होता है। उसके बाद बढ़िया ब्रश और प्राकृतिक रंगों यानी पानी और अरबी गोंदों के साथ का उपयोग करके डिजाइन बनाना, चित्रकारी की जाती है। फिर फिनिशिंग की जाती है, किस प्रकार से, तो पेंटिंग को चमकदार बनाने और उसकी उम्र बढ़ाने के लिए लाख की कई परतें चढ़ाना। ठीक है, लाख एक अलग पदार्थ है, खास पदार्थ है, तो लाख की कई परतें जो है वो चढ़ाई जाती है। और अलंकरण की जाती है, कलात्मकता को निखारने के लिए सोने की पन्नी या अभ्रक जो है उसमें जोड़ी जाती है। वैकल्पिक है, जोड़ी भी जा सकती है, नहीं भी जोड़ी जा सकती है। तो इस प्रकार से टिकुली निर्माण कला है।
तो बिहार की कला एक अनमोल और जीवंत विरासत, चुनौतियों के बावजूद प्रेम और सद्भाव से ओतप्रोत ये विनम्र कला रूप भारत के समृद्ध विरासत में एक अनमोल रत्न के रूप में खरे उतरे हैं। यह कलाएं न केवल बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान प्रदान कर रही है, बल्कि स्थानीय कलाकारों के लिए रोजगार और सम्मान का माध्यम भी जो है वो क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 3 कलाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें कि टिकुली कला, ठीक है, मंजूषा चित्रकला और हमने मधुबनी चित्रकला के विषय में विस्तार पूर्वक या जो कहें कि संक्षेप में पढ़ा, विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा, संक्षेप में ही पढ़ा, जिससे कि हमें 8 नंबर 7 नंबर के प्रश्न लिखने में सहूलियत हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।